स्नातक कला वर्ग के तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज के व्याख्यान में हम कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, उनकी कृतियां और काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। मैथिली शरण गुप्त जी के पिता का नाम सेठ रामचरण और माता का नाम श्रीमती काशीबाई था। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव चीरगांव, झांसी के राजकीय विद्यालय में हुई। उनका ध्यान विद्यालय में खेलकूद में अधिक होने के कारण वे पढ़ाई अधूरी ही छोड़ करके घर आ गए। रामस्वरूप शास्त्री, दुर्गादत्त पंत आदि ने उन्हें विद्यालय में पढ़ाया, तो घर में हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन उन्होंने किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया और 12 वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद उनकी कविताएं खड़ी बोली में मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित होना आरंभ हो गई थी। उन्होंने संस्कृत, हिंदी तथा बंगला साहित्य का व्यापक अध्ययन किया। इस प्रकार कविवर मैथिली शरण गुप्त जी जो गांधी जी के संपर्क में आए और गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा प्रदान की, तो 16 अप्रैल 1941 को वे व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें झांसी और फिर आगरा जेल ले जाया गया और आरोप सिद्ध न होने के कारण 7 महीने बाद छोड़ दिया गया। और सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया और 1952 से 64 तक वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 ईस्वी में उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया और हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया और वे वहां पे मानद प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। 1954 में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। चीरगांव में उन्होंने 1911 में साहित्य सदन नाम से स्वयं की प्रेस शुरू की और झांसी में 1954-55 में मानस मुद्रण की स्थापना की। तो इसी वर्ष प्रयाग में सरस्वती की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ और जिसमें उन्होंने अध्यक्षता की। अब उनकी प्रमुख कृतियों को देखते हैं। गुप्त जी की जो प्रमुख कृतियां हैं, वे प्रथम उनका जो संग्रह है वह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुआ। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध, ब्रजांगना का अनुवाद भी किया। सन 1912-13 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत उन्होंने भारत भारती की रचना की। उनकी लोकप्रियता इसी रचना के कारण हुई। तो संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्न वासव दत्ता का अनुवाद भी किया। सन 1916-17 में महाकाव्य साकेत की रचना की। उर्मिला के प्रति उपेक्षा भाव इसी ग्रंथ में दूर किए और अपनी स्वयं की प्रेस की स्थापना कर अपनी पुस्तकें छापना शुरू किया। तो साकेत तथा पंचवटी आदि अन्य ग्रंथ सन 1931 में पूर्ण किए गए। इस प्रकार जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, साकेत 1933 और यशोधरा 1932, विष्णुप्रिया 1957, झंकार 1929, जय भारत 1952, द्वापर 1936 और इसी प्रकार उन्होंने कुणाल, गीता, जीत और अर्जुन और विसर्जन आदि रचनाओं की रचनाएं की। इस प्रकार से उनको 1954 में उन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया और इसके अतिरिक्त उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार साकेत पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी विभूषित किया गया और डी.लिट की उपाधि से अलंकृत किया गया। गुप्त जी की 52 से भी अधिक काव्य रचनाएं प्रकाशित हो चुकी थी, उनमें से कुछ अनुदित भी हैं और मधुप उपनाम से वो
विरहिणी, ब्रजांगना, प्लासी का युद्ध और मेघनाथ आदि बंगला काव्य कृतियों का अनुवाद किया। कुछ संस्कृत नाटकों का भी अनुवाद किया और इस प्रकार उन्होंने रुबाइयात, उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी रूपांतर किया। कुछ उल्लेखनीय मौलिक रचनाएं भी हैं, जैसे रंग में भंग, जयद्रथ वध, अभी जो ऊपर हमने बताई थी। तो इस प्रकार शकुंतला, तिलोत्तमा, चंद्रहास, चित्रावली, वैतालिका, किसान, अनग, पंचवटी, स्वदेह संगीत, साकेत, यशोधरा, सिद्ध राज द्वापर, मंगल घाट, नहुष, कुणाल गीत, काबा और करबला, प्रदक्षिणा, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि आते हैं। तो इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं थी वे उनके 78 वर्ष की आयु में 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, काव्य गीत, नाटिकाएं आदि उन्होंने लिखी और वे काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान प्रतिबिंबित किया। तो भारत भारती के 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। वे मानवतावादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्य धारा के विशिष्ट कवि थे। हिंदी में लेखन आरंभ करने से पूर्व उन्होंने रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में कविताएं, दोहा, चौपाई, छप्पे आदि लिखे। तो ये रचनाएं उनकी 1904-5 में के बीच में वैश्विक कारक, कलकत्ता, वेंकटेश्वर, मोहिनी आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। तो उनकी हिंदी में लिखी कृतियां इंदु, प्रताप, प्रभा जैसी पत्रिकाओं में छपती रही। प्रताप में विदग्ध हृदय के नाम से वे अपनी रचनाएं प्रकाशित करवाते थे। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी का देहावसान हृदय का दौरा पड़ने से उनका देहावसान 12 दिसंबर 1964 को चीरगांव में हुआ। अब हम उनकी काव्यगत विशेषताओं पर दृष्टि डालते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, गुप्त जी का जो स्वभाव है वो लोक संग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हुई। तो उनका काव्य एक और वैष्णव भावना से परिपोषित था, तो साथ ही जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी। तो लाला लाजपत राय, गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, मदन मोहन मालवीय आदि उनके आदर्श रहे हैं और महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व ही गुप्त जी का युवा मन गरम दल और तत्कालीन क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। तो अनग से पूर्व की रचनाओं में विशेषकर जयद्रथ वध और भारत भारती में कवि का क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। तो बाद में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और विनोबा भावे के संपर्क में आने के कारण वे गांधीवाद के व्यावहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलनों के समर्थक बन गए। तो इस प्रकार उनके जो काव्य की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहली है राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम और गांधीवाद की प्रधानता। उनके काव्य में भारत भारती रचना में सर्वप्रथम उनकी जो राष्ट्रीय चेतना है वह बड़ी मुखरित होकर के सामने आई। इस काव्य में व्यक्त राष्ट्रीय चेतना से ही वे राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो मातृभूमि कविता में गुप्त जी ने अपने देश प्रेम की जो सांस्कृतिक गौरव है उसकी अभिव्यक्ति की और गुप्त जी के सामने प्राचीन गौरव और आधुनिक राष्ट्रीयता से युक्त देश और समाज की संकल्पना थी। तो इसी के कारण युगीन चेतना और राष्ट्रीय जागरण का स्वर उनकी कविताओं में अधिक मुखरित होता हुआ दिखाई दिया। तो वे बड़ी चिंता के स्वर में ऐसे लिखते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठ करके ये समस्याएं सभी। तो इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीयता और गांधीवाद की जो प्रधानता थी उनके काव्य में देखने को मिलती है। तो इसमें भारत के गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता का ओजपूर्ण प्रतिपादन किया। अपने काव्य में पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्ता प्रदान की और नारी मात्र को का विशेष महत्व दिया गया। तो गुप्त जी ने प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य दोनों की रचना की। शब्द शक्तियों तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ मुहावरों का भी प्रयोग किया। तो भारत भारती में देश की वर्तमान दुर्दशा पर क्षोभ प्रकट करते हुए कवि ने देश के अतीत एवं
अत्यंत गौरव और श्रद्धा के साथ गुणगान किया। तो भारत श्रेष्ठ था, है और हमेशा रहेगा। तो इस भाव से उनकी जो निम्न पंक्तियां हैं हम देख सकते हैं। उन्होंने कहा, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका ये जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। तो इस प्रकार उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र प्रेम की भावना है बड़ी मुखरित होकर के हमारे समक्ष उपस्थित हुई। अगली उनकी काव्यगत विशेषता है गौरव में अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता। तो उनके काव्य में सशक्त राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ नैतिकता से युक्त आदर्श समाज, मर्यादित एवं स्नेह सिक्त परिवार और उदात्त चरित्र वाले नर नारी के निर्माण की दिशा में उन्होंने प्राचीन आख्यानों को अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया। उनके सभी पात्रों को एक नया अभिप्राय दिया। जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, नहुस, जय भारत और विष्णुप्रिया, रत्नावली आदि रचनाएं इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उनके काव्य में गौरव का जो अतीत है, भारतीय जो इतिहास है, उसकी संस्कृति की महत्ता का प्रतिपादन उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से किया। पारिवारिक जीवन को भी उन्होंने यथोचित महत्व दिया, क्योंकि वे वैष्णव संस्कार से संस्कारित थे। तो उनका जो बचपन है वो वैष्णव संस्कार से संस्कारित था। वे राम राज्य की कल्पना के पक्षधर और राम भक्त थे। अपने वैष्णव संस्कारों के कारण वे अति उदार, सहिष्णु प्रवृत्ति के थे। इसी कारण उनकी रचनाओं में हिंदू संस्कृति, भारतीय दर्शन का गायन और साथ साथ ईसाई और इस्लाम धर्म के प्रति भी उनका उदार दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। तो उनकी यह विशेषता गुरुकुल तथा काबा और करबला रचनाओं में हम देख सकते हैं। गुप्त जी वर्णाश्रम व्यवस्था के पक्षधर थे। शील, सदाचार और आदर्श संस्कार उनके लिए ग्राह्य थे। तो इन्हीं रचनाओं में अनेक आदर्शों की प्रतिष्ठा भी दिखाई देती है। साकेत महाकाव्य में गुप्त जी के वैष्णव संस्कार प्रमुख रूप से मुखरित हुए हैं। जैसे उन्होंने कहा है, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुखन को तुच्छ बताने आया, सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया। तो इस प्रकार वैष्णव संस्कारों की आस्था तथा मानवतावादी चिंतक होने से गुप्त जी ने मानव समानता की अभिव्यक्ति भी की है। अगला जो उनकी जो काव्यगत विशेषता है उनकी रचनाओं की, नारी मात्र को विशेष महत्व दिया उन्होंने। तो इस काव्यगत विशेषता के अंतर्गत नारियों की दुर्वस्था तथा दुखियों, दीनों और असहायों की पीड़ा ने उसके हृदय में करुणा के भाव भर दिए थे। तो यही कारण है कि उनके अनेक काव्य ग्रंथों में नारियों की पुनर्प्रतिष्ठा एवं पीड़ित के प्रति सहानुभूति झलकती है। नारियों की दशा को व्यक्त करती उनकी ये पंक्तियां पाठकों के हृदय में करुणा उत्पन्न करती है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। इस प्रकार उनके काव्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कवियों की जो उर्मिला विषय उदासीनता के विमर्श ने गुप्त जी को साकेत महाकाव्य लिखने के लिए प्रेरित किया। भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती की प्रार्थना करने वाले कवि कालांतर में विरहिणी नारियों के दुख से द्रवित हो जाते हैं। परिवार में रहती हुई पति वियुक्ता नारी की पीड़ा को जिस शिद्दत के साथ गुप्त जी ने अनुभव किया और उसे जो वानगी देते हैं वे, वह आधुनिक साहित्य में दुर्लभ है, अन्यत्र कहीं नहीं है। तो उनकी वियोगिनी नारी पात्रों में उर्मिला जो साकेत महाकाव्य की नायिका है, और यशोधरा और विष्णुप्रिया खंड काव्य है। तो उनका करुण विप्रलंभ तीनों पात्रों में सर्वाधिक मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी बन पड़ा है। तो उनके जीवन, असंघर्ष, उदात्त विचार और आचरण की पवित्रता आदि मानवीय जिजीविषा और
सौदेश्यता को प्रमाणित करते हैं। तो गुप्त जी की तीनों विरहिणी नायिकाएं विरह ताप में तपती हुई भी अपने तन मन को जलने नहीं देती, भस्म नहीं होने देती, वरन कुंदन की तरह, स्वर्ण की तरह उज्जवल वर्णी हो जाती है। तो साकेत की उर्मिला रामायण और रामचरितमानस के सर्वाधिक उपेक्षित पात्र हैं। और इस विरहिणी नारी के जीवन वृत्त को और पीड़ा की अनुभूतियों का विशद वर्णन आख्यानकारों ने नहीं किया। तो उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है और अपनी चारों बहनों में वही एकमात्र ऐसी नारी है जिसके हिस्से में 14 वर्ष के लिए पति वियोक्ता होने का दुख मिला। तो इस प्रकार उनकी अन्य तीनों बहनों में सीता राम के साथ मांडवी भरत के सानिध्य में तथा श्रुति कीर्ति जो थी वो शत्रुघ्न के संग जीवन यापन करती है। तो उर्मिला का जीवन वृत्त और उसकी जो विरह वेदना है वह सर्वप्रथम मैथिली शरण गुप्त जी की लेखनी से साकार हुई। तो इस प्रकार गुप्त जी ने अपने काव्य का प्रधान पात्र राम और सीता न बना करके उर्मिला और भरत को बनाया। तो गुप्त जी ने साकेत में उर्मिला के चरित्र को जो विस्तार दिया है वह अप्रतिम है, अनुपम है। तो कवि ने उसे मूर्तिमती उषा, सुवर्ण की सजीव प्रतिमा, कनक लतिका, कल्प शिल्पी की कला आदि कहकर उसके शारीरिक सौंदर्य की अनुपम झांकी प्रस्तुत की है। तो उर्मिला प्रेम एवं विनोद से परिपूर्ण हास परिहास में ही रमणीय है। तो गुप्त जी को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मार्गदर्शन प्राप्त था और इसीलिए द्विवेदी उन्हें कविता लिखने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी रचनाओं में संशोधन करके अपनी पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित करते थे। तो गुप्त जी की पहली जो खड़ी बोली की कविता हेमंत शीर्षक से सरस्वती में छपी थी। अगला है प्रबंध और मुक्तक दोनों में लेखन कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचनाएं प्रबंध और मुक्तक दोनों ही काव्य रूपों में उन्होंने की। अगला है प्रकृति वर्णन। तो गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी में सहज वन्य जीवन के प्रति गहरा अनुराग और प्रकृति के मनोहारी चित्र उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। आज भी उनकी जो कविता प्रेमियों के मानस पटल पर जो सजीव है प्रकृति का जो वर्णन है वह कविता है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इस प्रकार कवि ने प्रकृति का जो वर्णन किया है वह आज भी हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई भुला नहीं सकता है, बड़ा ही सराहनीय है। तो इस प्रकार गुप्त जी की जो अगली जो काव्य विशेषता है वह है पति वियोक्ता नारी का वर्णन। तो पति वियोक्ता नारी अर्थात साकेत में गुप्त जी ने जो उर्मिला का वर्णन किया है वह बड़ा ही मर्म स्पर्शी और हृदय स्पर्शी है। गुप्त जी द्वारा किया गया साकेत में उर्मिला का वर्णन क्योंकि रामायण रामचरितमानस आदि में जिन नारी पात्रों को मुखरता नहीं मिली थी, उपेक्षित किया गया था, तो इसी कारण से उन महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने उर्मिला विषयक उदासीनता के विमर्श में गुप्त जी को साकेत महाकाव्य लिखने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह से उन्होंने जो यशोधरा काव्य लिखा तो उसमें भी जो यशोधरा है वह भी पति वियोक्ता नारी है, तो उसका भी बड़ा ही मर्म स्पर्शी उन्होंने वर्णन किया है। क्योंकि गुप्त जी का की जो अन्यतम विशेषता मानी जाती है वह नारी स्वातंत्र्य नारी सम्मान की भावना है। तो साकेत यशोधरा विष्णुप्रिया आदि रचनाओं में नारी की स्वतंत्रता, नारी स्वावलंबन, नारी की गौरव महिमा आदि का प्रभावपूर्ण निरूपण किया गया है। तो नर नारी जीवन पथ के सहगामी पथिक होते हैं, लेकिन उनके बीच अविश्वास नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे ग्रस्त जीवन की सुख शांति समाप्त हो जाती है। तो इसी भाव से
गुप्त जी ने इस प्रकार अपने भाव व्यक्त किए हैं कि नर के बांटे क्या नारी की नभ मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं वेलाई, तो औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। तो इस प्रकार का वर्णन करके अपनी रचनाओं में साहित्य में उपेक्षित नारी पात्रों का सुंदर चित्रण किया है। नारी के प्रति इनकी करुण भावना ही नहीं अपितु करुणा के दर्शन भी मिलते हैं। तो इनके चरित्रांकन से नारी चरित्र का सहज स्वाभाविक त्याग में जीवन अभिव्यक्त हुआ है। तो यशोधरा, उर्मिला और विष्णुप्रिया ऐसी आदर्श नारियां हैं जिन्हें त्याग, सहिष्णुता, समर्पण, आत्मगौरव और करुणा से ओत-प्रोत दिखाया गया है। अगला उनकी जो विशेषता है वह है भाषा शैली। मैथिली शरण गुप्त की काव्य की जो भाषा है वह खड़ी बोली हिंदी है। तो इस पर उनका पूर्ण अधिकार है। भावों को अभिव्यक्त करने के लिए गुप्त जी के पास अन्यतम व्यापक शब्दावली है। भावों को व्यक्त करने के लिए उनकी प्रारंभिक रचनाओं की भाषा तत्सम रही है। इसमें साहित्यिक सौंदर्य कला नहीं है। तो भारत भारती की भाषा में खड़ी बोली की और किंतु गुप्त जी की भाषा क्रमशः विकास करती हुई सरस होती गई है। तो संस्कृत के शब्द भंडार से ही उन्होंने अपनी भाषा का भंडार भरा है, लेकिन इसमें प्राकृत रूप सर्वथा उभरा हुआ है। तो भाव व्यंजना को स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए संस्कृत का सहारा लिया गया और संस्कृत के साथ गुप्त जी की भाषा पर प्रांतीयता का भी प्रभाव है। उनका काव्य भाव तथा कला पक्ष दोनों की दृष्टि से सफल है। तो शैलियों के निर्वाचन में मैथिली शरण गुप्त ने विविधता दिखाई है, किंतु प्रधानता प्रबंधात्मकता और इतिवृत्तात्मकता शैली में ही रही। तो उनके अधिकांश काव्य इसी शैली में है। रंग में भांग, जयद्रथवध, नहुस, सिद्धराथ, त्रिपथक, साकेत आदि प्रबंध शैली के काव्य हैं। तो इस शैली में दो प्रकार की काव्य रचनाएं हैं, एक तो खंड काव्यात्मक और दूसरा महाकाव्यात्मक। तो साकेत महाकाव्य और शेष सभी खंड काव्य हैं। तो गुप्त जी की एक शैली विवरण शैली भी है। तो भारत भारती और हिंदू इस शैली में आते हैं। और तीसरी है गीत शैली। तो इसमें गुप्त जी ने नाटकीय प्रणाली का अनुगमन किया है। अनग इसका उदाहरण है। आत्मोद्गार प्रणाली गुप्त जी की एक और शैली है जिसमें द्वापर की रचना हुई। तो नाटक, गीत, प्रबंध, पद्य, गद्य सभी के मिश्रण अर्थात एक मिश्रित शैली है जिसमें यशोधरा की रचना हुई है। इन सभी शैलियों में गुप्त जी को समान रूप से सफलता मिली। उनकी शैली का सबसे जो बड़ी उनकी जो विशेषता है वह यह है कि उसमें इनका व्यक्तित्व झलकता है, पूर्ण प्रवाह के साथ भावों की अभिव्यक्ति में सहायक होकर के उपस्थित हुई है।